1757 से 1760 तक कौन रहे थे? लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ से जो गवर्नर है उनकी एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने जड़ जमाना शुरू किया था, और बक्सर के युद्ध के टाइम पे जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद अंग्रेज़ों की जड़ यहाँ पे काफ़ी मजबूती के साथ स्थापित हो गई थी, और यहाँ पे शुरुआत थी जड़ जमाने की। तो लॉर्ड क्लाइव से बात करते हैं तो 1757 से 1760 तक, और फिर ये दोबारा आए थे बक्सर के युद्ध के बाद में, तो 1765 से 1767 तक। तो शुरू में जब आए थे तो ये 3 साल रहे थे, और बाद में जब आए थे लॉर्ड क्लाइव तो उस टाइम पे ये 2 साल रहे थे। तो टोटल भारत में ये लगभग 5 साल तक गवर्नर रहे थे, ठीक है। और इनको भारत में ब्रिटिश जो सत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और 2 बार रहे, हम बात कर चुके हैं। 1757 से 60 तक मतलब प्लासी का युद्ध हुआ तब आए थे, 3 साल रहे। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो उसके बाद 1765 में इनको बुलाया गया, और 1767 तक ये रहे, ठीक है। और प्लासी का युद्ध हो गया 1757, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। तो वो किसने की थी? इन्होंने ही की थी। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, तो इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, और श्वेत विद्रोह का इन्होंने दमन किया था। और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए इन्होंने सोसाइटी फॉर ट्रेड की भी स्थापना की थी। और क्लाइव के विरुद्ध जो है महाभियोग लाया गया था, और क्लाइव के जीवन का जो अंत है वो काफ़ी दुखद था, क्योंकि इनके ऊपर जब महाभियोग लाया गया तो ये काफ़ी दुखी हो गए थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो लॉर्ड क्लाइव काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर थे, लेकिन इनका जो अंत था वो बहुत ही क्लाइव है तो कलेशपूर्ण था, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कलेशपूर्ण था मतलब इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और कंपनी का सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को ही जाता है, क्योंकि शुरुआत में इन्हीं के समय अंग्रेजों ने जड़ जमाना शुरू किया था। और 1 जुलाई 1760 बीच में जो टाइम था थोड़ा सा, तो 1760 के आसपास, फरवरी 1760 से 1 जुलाई 1760 तक होलवेल ने कार्यकारी गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो कार्यकारी गवर्नर की बात की जाए तो होलवेल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वेंसिटार्ट की। तो क्लाइव के बाद में जो महत्वपूर्ण गवर्नर आए थे उनमें अगला नाम आता है वेंसिटार्ट का। तो वेंसिटार्ट के भी कार्य जो कुछ खास नहीं थे, बस इतना ध्यान रखना है कि वेंसिटार्ट ने जो मीर कासिम था उसको बंगाल का नवाब बनाया था। कब? 1760 ईस्वी में। 1757 में जब सिराजुद्दौला युद्ध हार गए थे तो उस टाइम पे इन्होंने बनाया था किसको? सिराजुद्दौला के युद्ध हारने के बाद में मीर जाफ़र को बनाया था यहाँ पे नवाब। लेकिन मीर जाफ़र जो था वो उनसे अंग्रेज निरंतर धन की मांग करते रहे, और जब ये देने में सक्षम नहीं रहा तो इन्होंने क्या किया, जो मीर कासिम था उनको यहाँ पे नवाब बना दिया, ठीक है। और जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे नवाब मीर कासिम ही थे। तो मीर कासिम को जो बनाया था वो वेंसिटार्ट ने बनाया था। और आपको इतना ध्यान रखना है, क्लाइव के जाने के बाद 1760 से लेकर के जो बीच का जो गैप फुलफिल किया 1765 तक, वो वेंसिटार्ट ने किया था, वेंसिटार्ट ने किया था, ठीक है। तो इतना पता है ना। होलवेल आया था बीच में थोड़े से टाइम के लिए। तो क्लाइव हो गया, फिर होलवेल हो गया, फिर वेंसिटार्ट हो गया, और फिर वापस से क्लाइव आ गए थे, ठीक है। और उनके बाद में फिर आए थे वेरेलस्ट। इन्होंने 67 से 69 तक ये रहे थे। कौन? वेरेलस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम वेरेलस्ट, बस वेरेलस्ट अब नाम दे रखा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कर्टियर। कर्टियर कब आए थे? कर्टियर आए थे 1769 से 72 तक, 3 साल तक रहे थे कर्टियर। कर्टियर। और कर्टियर के समय में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में 1770 ईस्वी में। तो 1770 ईस्वी में जब कर्टियर आए थे तो उस टाइम पे भयंकर अकाल पड़ा था 1770 के आसपास। कर्टियर कर्टियर के समय प्रकृति ने बंगाल का काट दिया था, ठीक है।
मतलब बंगाल में काफ़ी अकाल पड़ गया था उस टाइम पे। अब हमने क्लाइव के बाद में अगर देखा जाए एक तरीके से तो इम्पोर्टेंट जो गवर्नरों की श्रेणी है उसमें नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आप, वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अरबी, फारसी और बंगाली भाषाओं का अच्छा जानकार था ये। अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का काफ़ी अच्छा जानकार था। और 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की इसने, तथा न्यायालय में मुंसिफ नियुक्त किए। न्यायालयों में जो बैठते थे कौन थे? मुंसिफ बैठते थे, प्रत्येक जिले में थे। और 1772 में इन्होंने इजारे प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इजारा क्या होता है पता है? इजारेदारी प्रथा होता है ठेके पर देने की प्रथा। तो इन्होंने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी 1772 में। और 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हो गया था। जो लागू किया था क्लाइव ने वो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। और 1772 से 74 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। और उसके बाद में फिर 74 से 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित। कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित। जो वारेन हेस्टिंग्स हैं इनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि इन्होंने जो मीर जाफर की विधवा है, उनका नाम था मुन्नी बेगम, उनसे 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। उनको संरक्षिका बनाने के लिए, जो नया नवाब बना था उसकी संरक्षिका बनाने के लिए उनसे 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। तो जो गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स, इनके ऊपर क्या करा गया? आरोप लगाया गया। तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो इन्होंने नंद कुमार को फांसी दे दी थी 1775 में। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वाद हो जाता है, नंद कुमार अभियोग। आगे देखते हैं हम लोग। इनके बाद में बने थे सर जॉन मैकफर्सन, कार्यवाहक रहे थे 1785-86 में। मैकफर्सन मैकफर्सन को बनाया। मैक यानी बनाना भी होता है, मैकफर्सन को बनाया। तो 85-86 तक कार्यवाहक बना। कौन? मैकफर्सन बना कार्यवाहक। ठीक है, उनके बाद में महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल आते हैं उसमें हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बंगाल के काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनता है। इन्होंने भारत आने के लिए एक कंडीशन रखी, और कंडीशन क्या थी कि अगर वो भारत जाएंगे तो उन्हें जो है गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रधान सेनापति भी बनाएंगे। तो इनको भारत का प्रधान सेनापति भी बनाया गया गवर्नर जनरल के साथ साथ। सॉरी, भारत का क्या, बंगाल का। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यायिक संगठन की इन्होंने स्थापना की। जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त करके इनके स्थान पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना की। तो जो भ्रमणकारी न्यायालय होते हैं उनके बोलते हैं सर्किट कोर्ट। तो 4 प्रांतीय सर्किट कोर्ट बनाए। कहाँ कहाँ पर? एक तो कलकत्ता, बंगाल की राजधानी हो गया, पटना बिहार की राजधानी, ढाका उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और मुर्शिदाबाद। 4 जगहों पे बनाई। आगे देखते हैं। इन्होंने बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया, और इनके लिए इनको जाना भी जाता है। तो इनकी जो शुरुआत थी वो कब की थी? 22 मार्च 1793 में। ठीक है, और कॉर्नवालिस संहिता बनाई इन्होंने, इसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। और कॉर्नवालिस ने 1786 में मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और जज के कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिए। पहले तो ये आए थे, इन्होंने कहा कि मुझे प्रधान सेनापति का पद सौंपा है तभी मैं आऊँगा,
और फिर उसने यहाँ आकर के भी क्या करा, देखो मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जज तीनों की पावर एक ही व्यक्ति को दे दी। और कलेक्टर को प्रत्येक जिले में राजस्व निर्धारण का और वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया। किंतु 1793 की कार्नवालिस संहिता में राजस्व संग्रह व न्यायिक कार्य दो अलग अलग व्यक्तियों को सौंपकर न्यायिक क्षेत्र में सत्य के पृथक्करण सिद्धांत को भारत में लागू किया। लेकिन 1793 में इन्होंने क्या किया, देखिए राजस्व संग्रह और न्यायिक कार्य दोनों को अलग कर दिया। तो राजस्व कार्य थे उनको अलग कर दिया, राजस्व संग्रह का जो कार्य था उसको न्यायिक कार्य से अलग कर दिया 93 में। और जो 86 था उसमें उन्होंने क्या किया था, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जज तीनों को मिला दिया था, एक ही व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की इन्होंने, लोक सेवा, तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्नवालिस ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, इसका भी सृजन किया, प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया और कालांतर में इसको भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया। कार्नवालिस ने और क्या किया, कार्नवालिस प्रत्येक भारतीय को क्या मानते थे, भ्रष्टाचारी। और इन्होंने 1789 में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा काम था कार्नवालिस का, उन्होंने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और आपको पता है कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे वो पराजित हो गए थे अंग्रेजों से। आगे देखते हैं। उच्च भारतीयों की नियुक्ति बंद, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी क्योंकि वह समस्त भारतीयों को विश्वास योग्य नहीं समझता था, करप्ट मानता था भारतीयों को। तो और पुलिस थानों की स्थापना भी इन्होंने की और नए पुलिस विभाग की स्थापना भी की। तो पुलिस थाने और पुलिस विभाग कार्नवालिस ने बनाया। तो कार्नवालिस ने बहुत सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे थे। कार्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व भी किया था, किंतु यॉर्क टाउन के युद्ध में 1781 में उसे जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए थे उसने। तो यॉर्क टाउन के युद्ध में जो गवर्नर था अमेरिका की क्रांति के टाइम पे, कौन अमेरिका में जो था, कौन था, कार्नवालिस था। आगे देखते हैं। कार्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बन के आया। तो 2 बार बना था, दूसरी बार कब बना, 1805 में, पहली बार 1793 में। ठीक है, किंतु भारत पहुंचते ही 1805 में कुछ माह बाद इनकी गाजीपुर यूपी में मृत्यु हो गई और गाजीपुर में उनकी समाधि भी बनी हुई है। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला यह एकमात्र व्यक्ति था। इससे पहले क्लाइव बने थे लेकिन वो गवर्नर थे, और गवर्नर जनरल अगर 2 बार कोई बने थे तो वो कौन थे, कार्नवालिस। तो क्वेश्चन आपको देखना है, अगर पूछे 2 बार बंगाल का गवर्नर तो क्लाइव आ जाएगा, और पूछे 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल तो कार्नवालिस आ जाएगा। और कार्नवालिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो समाधि बनी हुई है ना, ये देखिए आप, गाजीपुर में है, यूपी में पड़ता है गाजीपुर। और किसी अंग्रेज गवर्नर की भारत में समाधि होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि गाजीपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। 1805 में ये चल बसे थे। इनके बाद में बने थे सर जॉन सोर। 93 से 98 तक रहे थे ये। तो देखते हैं। हैदराबाद व अन्य देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। नाम जॉन सोर था लेकिन इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई थी, जान नहीं दिखाई अपनी। और 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया। दरअसल मैं यहाँ पे ऐसी बातें इसलिए कर देता हूँ कि चीज़ें मेमोरी में परमानेंट चली जाए। ठीक है, तो इन बातों पे आप बस मुस्कुराइए और ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट पारित। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था वो जॉन सोर के टाइम पे आया था। और मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम। तो जो शाह आलम था उनको अपने संरक्षण में ले लिया था इन्होंने। मराठों ने निजाम को 1795 में खारदा के युद्ध में पराजित किया। केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में 1797 में हस्तक्षेप किया इसने। केवल अवध के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया। और वह उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक भाषाओं का जानकार था
और बंगाल अधिनियम 21 द्वारा 1795 में शिशुवध पर प्रतिबंध किया। तो जॉन सोर के बारे में हम बात करते हैं तो उनका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और किसी भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई थी। और इन्होंने जो है अपना वो देखा, जो शाह आलम थे मुगल सम्राट, उनको अपने संरक्षण में लिया था। और मराठों ने जब निजाम के विरुद्ध युद्ध किया इसके टाइम पे, तो इन्होंने कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और केवल जो अवध था उसके उत्तराधिकार के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया था 1797 में। और ये उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक भाषा के जानकार थे और इन्होंने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया। ये इनका महान कार्य है। तो सर जॉन सोर जो थे, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या था? शिशु वध पर प्रतिबंध, शिशु वध पर प्रतिबंध, ठीक है, शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था इनका। कब लगाया था शिशु वध पर प्रतिबंध? 1795 में, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात थी। 1795 में इन्होंने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। इनके बाद में जो बने थे, ये बने थे लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली रहे थे 1798 से लेकर के 1805 तक। तो वेलेजली को देखो कंपनी का अकबर कहते हैं। इनके खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। इससे पहले किनके खिलाफ लाया गया था हम पढ़ चुके हैं, क्लाइव के खिलाफ लाया था, लेकिन क्लाइव ने जो है सुसाइड कर लिया था। और वेलेजली जो है इनको कंपनी का अकबर कहते हैं। ये खुद को कहते थे शेर, बोलते थे मैं शेर हूँ। और सहायक संधि प्रथा इन्होंने शुरू की थी। और सहायक संधि जो प्रथा थी उसके तहत इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, HMT ध्यान रखना है। तो आते ही तो हैदराबाद के साथ कर ली, फिर एक साल बाद मैसूर, और जो तंजौर था उसके साथ भी इन्होंने सहायक संधि प्रथा कर ली, सहायक संधि कर ली, ठीक है। और उसके बाद में अवध, फिर पेशवा के साथ 1802 में कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि। उस टाइम पे गवर्नर यही थे। अवध के साथ भी की, भोंसले के साथ में की, कब? 1803 में। और 1803 में ही सिंधिया के साथ इन्होंने सहायक संधि कर ली थी। और इन्होंने फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत और तंजौर का शासन अपने प्रबंध में ले लिया था, शासन प्रबंध में हाथ लिया था, ठीक है। मतलब शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था। कहाँ कहाँ का? एक तो फर्रुखाबाद का, एक कर्नाटका का, एक सूरत का और एक तंजौर का। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में जब हुआ था तो इन्होंने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था। और आपको पता होना चाहिए टीपू सुल्तान इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था 1803-05 इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने बनवाया है। और कहाँ पर है ये? कोलकाता में पड़ता है फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसके जो प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, वो थे प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक। प्रिंसिपल जी चाय पी रहे देखो कलकत्ता के, हेनरी टी नाम था इनका, टी कोलब्रुक। किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इसको बंद करना पड़ा 1802 में, ठीक है। तो जो विलियम कॉलेज बना था 1800 में, तो इसके प्रिंसिपल कौन बने थे? टी कोलब्रुक बने थे, ठीक है। और 1801 में वेलेजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन इन्होंने किया। और इन्होंने बाल हत्या पर पाबंदी लगाई 1804 में, अधिनियम 3 के तहत। तो 1804 में बाल हत्या पर अगर किसी ने रोक लगाई तो वो कौन थे? यही थे, ये ध्यान रखना है, बाल हत्या पर। तो वेलेजली ने बाल हत्या पर रोक लगाई थी 1804 में। और शिशु वध पर हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वो जॉन सोर ने लगाई थी, ठीक है। वेलेजली को ईसाई मशीनरी का विध्वंसक कहा जाता है क्योंकि इसने मार्स, केरी और वार्ड को कलकत्ता से निकाल दिया था। ईसाई मशीनरी का विध्वंसक कहा जाता है क्योंकि इसके टाइम पे मार्स, कैरी और वार्ड
इन तीनों को इसने कलकत्ता से निकाल दिया था। तो हमने देखा जो शिशुवध पर आपने देखा, शिशुवध पर प्रतिबंध कब लगा था? 1795 में। और फिर 5 साल बाद, नहीं 9 साल बाद, 9 साल बाद बाल हत्या पर 1804 में वेलेजली ने भी रोक लगा दी थी। और मार्स केरी वार्ड, इनको कलकत्ता से निकाल दिया था। ये कौन थे? ईसाई मशीनरियों का प्रचारक थे ये, मार्स केरी वार्ड, ये ध्यान रखना है, मार्स केरी और वार्ड। फिर हम देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। तो आपको पता है 1805 में कार्नवालिस को वापस भेजा था, लेकिन इस टाइम ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाए, इनकी अचानक से मृत्यु हो गई और गाजीपुर में इनकी समाधि बनाई गई है। इनके बाद में देखते हैं सर जॉर्ज बारलो। जब कार्नवालिस की समाधि बना दी यहाँ पे, हमारे हिंदू धर्म में तो जलाते हैं ना, कहते हैं ना बाड़ दियो। तो सर जॉर्ज बारलो, तो जब कार्नवालिस की समाधि बना दी गई, उनको हिंदू धर्म में होता तो हम बाढ़ देते, है ना। तो उसके बाद में बाढ़ने के बाद बारलो बने। कौन बने? बारलो, सर जॉर्ज बारलो बने। कब? 1805 से 1807 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया देखते हैं। इन्होंने वेल्लोर 1806 में, वेल्लोर में क्या किया इन्होंने, जो सिपाही थे उनसे कहा कि भाई पगड़ी और तिलक मत रखो। और इस टाइम पे जो मद्रास था वहाँ के गवर्नर थे बेंटिंग, उसने इसको लागू किया। अब भाई बंगाल का गवर्नर कह रहा है तो आपको, गवर्नर जनरल कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों का कंट्रोल करता था। तो उन्होंने जब आदेश दिया तो विलियम बेंटिंग को मानना पड़ा, उन्होंने लागू कर दिया आदेश को। क्योंकि जॉर्ज बारलो अस्थायी गवर्नर जनरल था, अतः मिंटो प्रथम के आने के बाद बारलो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। तो बाद में जब मिंटो आ गए थे गवर्नर जनरल बन के, तो बारलो को कहाँ कर दिया गया? मद्रास में भेज दिया गया था। तो ध्यान होना चाहिए 1805 से 7 तक जॉर्ज बारलो रहे थे, और विलियम बेंटिंग बाद में देखा आपने, बाद में ये जाकर के गवर्नर बनते हैं, कहाँ के? बंगाल के गवर्नर बनते हैं और गवर्नर जनरल बनते हैं, और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही बने थे, है ना। तो जॉर्ज बारलो के टाइम पे कहाँ थे? ये मद्रास में। और मद्रास में जब ये चले गए तो इनके बाद में जो मिंटो थे उनको मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया, और लॉर्ड मिंटो बन के आ गए। कब? 1807 में। तो मिंटो के बारे में देखते हैं। तो मिंटो जब यहाँ आए थे उसके पहले ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ में जो मिंटो थे, इन्होंने अमृतसर की संधि की, और 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के काल में आया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो मिंटो के काल में आया था, क्योंकि मिंटो आने के बाद 1807 से 1813 तक रहे थे। और इन्होंने 1809 में ही फारस के शाह के साथ और अफगानिस्तान के शाह सूजा के साथ और फारस के शाह के साथ संधि की। और मिंटो ने मेलकम को भेजकर पर्सिया के साथ भी संधि की। तो इन्होंने काफ़ी संधियाँ की। इन्होंने पर्सिया के साथ संधि की, इन्होंने फारस के साथ संधि की, इन्होंने रणजीत सिंह के साथ में संधि की, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ संधि की। तो मिंटो जो थे, मिंटो ने ज़्यादातर संधियाँ की, आपको बस ये ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं। और कब से कब तक रहे थे ये? 1813 तक रहे थे, है ना। 1807 से 1813 तक रहे थे, 1807 से 13 तक। बारलो कब तक रहे थे? 1805 से 1807 तक, मतलब एक तरीके से ये अस्थायी बने थे बारलो। उसके बाद में देखते हैं हम, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से 1823 तक। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? सुरक्षित घेरे की नीति को स्थान दिया। सुरक्षित घेरे की नीति के स्थान पर पहले क्या चल रहा था? सुरक्षित घेरे की नीति थी, उसके स्थान पर इन्होंने चलाया अधीनस्थ अलगाव की नीति, पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति। तो अधीनस्थ अलगाव की नीति जो है
यह पार्थक्य की नीति किसने चलाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, अब सीधी सी बात है, अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाओगे तो लड़ाइयाँ तो होगी। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 और संगोला की संधि की, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे भी यही थे, और संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया इन्होंने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन किया इसने, और बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम या ट्रेनेसी एक्ट लागू किया। कलेक्टर जो थे उनको दोबारा क्या दे दिए? न्यायिक अधिकार दे दिए। और कार्नवालिस का जो विधि संहिता था उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स काफ़ी अग्रेसिव गवर्नर जनरल लग रहे हैं। देखिए, अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई इन्होंने नेपाल के साथ लड़ाई की। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 तक, और संगोला की संधि संपन्न हुई। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्होंने 1817-18 में लिया, और मराठाओं का जो साम्राज्य था उसको अपने उसमें मिला लिया था। और पिंडारियों का दमन किया इसने, और बंगाल में काश्तकारी जो अधिनियम था उसको लागू किया, और कलेक्टरों को दोबारा से इन्होंने न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए। और हमने देखा था कि इसके पहले जो कार्नवालिस थे, तो कार्नवालिस ने क्या किया था? कार्नवालिस का हमने देखा था कि इन्होंने राजस्व संग्रह और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया था, लेकिन वापस एक किसने कर दिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम, जॉन एडम्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में बन करके आए थे जॉन एडम्स 1823 ईस्वी में। तो जॉन एडम्स के काम देख लेते हैं। तो देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में जॉन एडम्स ने कार्यभार संभाला, और ये जो थे कलकत्ता काउंसिल के प्रमुख सदस्य थे। और जॉन एडम्स का नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है, समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए इनका नाम बदनाम है। और इनके टाइम पे 1823 में अनुज्ञप्ति नियम, जिसको लाइसेंसिंग बोलते हैं, वो आया था। तो लाइसेंस को आप ध्यान रखना, अनुज्ञप्ति बोलते हैं। तो 1823 में इन्होंने अनुज्ञप्ति नियम निकाले थे समाचार पत्रों के लिए, ठीक है। और जॉन एडम्स के बारे में आप देख लीजिए, उसने कलकत्ता जनरल के संपादक श्री बर्गिंगम के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी। तो 1823 में इन्होंने समाचार पत्रों पर लाइसेंसिंग की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। लाइसेंसिंग रूल आए थे 1823 में, तो उस टाइम पे जॉन एडम्स थे। बस इनका एक ही काम ध्यान रखना है आपको, लाइसेंस वाली जो पॉलिसी आई थी वो जॉन एडम्स के टाइम पे आई थी, लाइसेंस नियम जो आए थे समाचार पत्रों पे। और उसके बाद में देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट देख लेते हैं। बर्मा युद्ध हुआ था इनके टाइम पे, प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। और प्रथम जो नेपाल युद्ध हुआ था वो हमने देखा था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था, काफ़ी अग्रेसिव थे, और उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? पार्थक्य की नीति अपनाई थी। और जो बर्मा युद्ध है ये हुआ है एमहर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। तो 1824 से 26 में फर्स्ट बर्मा युद्ध हुआ, और बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था इस टाइम पे। और भरतपुर विजय भी इन्होंने की थी 1826 में, एमहर्स्ट। इसके बाद में देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, इनको क्या कहते हैं? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बोलते हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1833 का चार्टर आया इनके टाइम पे, और इसमें इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। एक्ट 17 के द्वारा इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की। कब की? 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, सती होती है वो किसी ना किसी की तो दीदी होती है। तो अगर डेट आप ध्यान रखें तो दीदी का सती होना कब बंद किया? 1829 में, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1829 में, ठीक है, 4 दिसंबर को, तो डीडी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, ठगी प्रथा की समाप्ति इन्होंने की, और इस कार्य में कर्नल स्लीमैन ने इनका काफ़ी सहयोग किया। ठगी प्रथा में जो स्लीमैन था उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। और ठगों के चरित्र में सुधार के लिए जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई। कन्यावध का निषेध किया इन्होंने, तो काफ़ी सामाजिक सुधार किया। आप देखिए, ठगी प्रथा की समाप्ति की, सती प्रथा पर रोक लगाई, कन्यावध का निषेध किया इन्होंने। सरकारी सेवाओं में इन्होंने कहा कि जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। और 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया 1835 में। और पहला विद्या आयोग इन्हीं के टाइम पे था, जब मैकोले की अध्यक्षता में बनाया गया था। और आंग्ल प्राच्य जो शिक्षा विवाद हुआ था वो चल रहा था, और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी इनके टाइम पे 1835 में। और मैकोले अनुशंसा द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। बेंटिंग का कार्यकाल जो है शिक्षा सुधारों के लिए भी जाना जाता है। और आप देखते हैं, अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर इन्होंने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी। कहा कि अंग्रेजी यूज कर सकते हैं और भारतीय भाषाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसकी अनुमति दे दी। और आगरा जो है नई प्रेसिडेंसी बनी। आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की इन्होंने। और आगरा में सर्वोच्च न्यायालय किसने बनाया? आगरा में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसने बनाया, बताइए। जल्दी कीजिए थोड़ा। तो आगरा में सर्वोच्च न्यायालय किसने बनाया, बताइए। बेंटिंग ने बनाया। और आगे देखते हैं, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की इन्होंने इलाहाबाद में ही। और इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की। तो देखिए, आगरा को प्रेसिडेंसी बनाया, आगरा में सर्वोच्च न्यायालय बनाया, और आगरा के पास इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड बनाया। ज्यूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत की 1832 में। और डिविजनल कमिश्नर या मंडल आयुक्तों की नियुक्ति की। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग और कछार रियासतों का विलय कर लिया। 1831 में तो मैसूर का विलय कर लिया, 1834 में कुर्ग का विलय कर लिया और कछार रियासतों का भी विलय कर लिया। मालवा की अफीम को बंबई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। मालवा की अफीम को बंबई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी। अदालती भाषा के रूप में जो है फारसी जो थी उसको हटा दिया। भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दे दी, हम बात कर चुके हैं। बेंटिंग ने कर्नल पॉन्टेगर को सिंध के अमीर के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा। पॉन्टिंग को कहाँ भेजा? सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए। और जो महाराणा रणजीत सिंह था, इससे बेंटिंग रोपण नामक स्थान पर 1831 में मिला। बेंटिंग ने फ्रांस की क्रांति व नेपोलियन युद्धों में भाग लिया था। बेंटिंग जो था, इसने क्रांति व नेपोलियन युद्धों में भाग लिया था। बेंटिंग एक कट्टर विहंग उदारवादी था। बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। तो आप देख लेना, बेंटिंग जो रोपड़ नामक स्थान पे मिला था रणजीत सिंह से। कौन सी जगह पे मिला था? रोपड़ नामक जगह पर। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। चार्ल्स मैटकोप के बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स मैटकोप के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एडम्स था 1823 में, हमने देखा। तो उसने क्या किया था, उसने 1823 में उसके टाइम पे एक कानून आया था जो लाइसेंसिंग से रिलेटेड था। अनुज्ञप्ति नियम आए थे, उसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने न्यूज़पेपर पे। और जो चार्ल्स मैटकोफ आया था, इन्होंने भारतीय प्रेस पर से ये प्रतिबंध हटा लिए, तो इनको मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, 1835-36 में थे ये चार्ल्स मैटकोफ। तो जैसे ही बेंटिंग थे, उनके बाद तुरंत मैटकोफ बन गए। और जब मैटकोफ के पहले कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। स्टुअर्ट एल्फिंस्टन बने थे, लेकिन इनके काल में कोई खास काम नहीं हुआ।
लॉर्ड ऑकलैंड, इसको जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने देखिए प्रथम अफगान युद्ध हुआ था इनके टाइम पे 1839 से 42 में। इधर तो आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था, और इसी साल अगर हम देखें 100 साल बाद 1939 में, तो क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था ना। तो ये देख लेना, ऑकलैंड के समय फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था 1839 में। और देखिए आप, रणजीत सिंह और कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई। कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई। ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई इन्होंने। तो ऑकलैंड ने क्या किया, ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। और 1840 में कोलकाता में ईडन गार्डन का निर्माण। ईडन जो है ऑकलैंड की बहन थी, तो ऑकलैंड की बहन थी ईडन, तो इन्होंने क्या किया, ईडन गार्डन बना दिया, गार्डन गार्डन हो गया दिल, ठीक है। इनकी बहन जो थी उनका नाम ईडन था, और इन्होंने ईडन गार्डन का निर्माण करवाया था 1840 के आसपास। तो 1836 से 42 तक 6 साल रह के गए ऑकलैंड। 6 साल। वो ईडन गार्डन में भी सिक्सर लगते हैं ना आजकल, छक्के छक्के पड़ते हैं जब खेलते हैं। तो ईडन गार्डन किसका फेवरेट है, सौरव गांगुली का। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया, एक बहुत बुरी प्रथा थी दास प्रथा, इसका अंत कर दिया, ठीक है। एलनबरो दास प्रथा का अंत कर दिया इसने, और इसने कहा कि मैं मुगल बादशाह को कर नहीं दूंगा। तो मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया एलनबरो ने 1842 में। दास प्रथा का भी अंत कर दिया 1843 में एक्ट 5 के द्वारा। हालांकि एक्ट पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्ट 5 ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हो गया था इनके टाइम पे, और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय। इनके बाद में बने थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे, ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 45-46 में हुआ था, और लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि। उड़ीसा की खोड़ जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा का दमन, नरबली को बोलते हैं मेरिया, मेरिया प्रथा का इन्होंने दमन कर दिया था। कौन सी जाति में चलता था ये नरबली वाला, खोंड जनजाति में। उड़ीसा में अंदर खोंड, तो वहाँ पर नरबली प्रथा थी, उसका इन्होंने अंत किया हार्डिंग ने। नरबली प्रथा का दमन किसने किया, हार्डिंग ने। और इनके बाद में आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनको पढ़ के आज की क्लास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज इतना ही ठीक है। लगभग 100 साल के गवर्नर हमने पढ़े, और जो बाकी के गवर्नर हैं उनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के ऊपर बात कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक हमारे यहाँ के गवर्नर रहे। और लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था, जेम्स एंड्रू रैमजे, जेम्स एंड्रू रैमजे। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। काफ़ी टाइम तक रहे थे, लगभग 8 साल रहे थे यहाँ पे। तो देखिए आप, 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, और कोहिनूर हीरा जो था वो इंग्लैंड भेज दिया इन्होंने। तो आंग्ल सिख के बाद कोहिनूर हीरे को भेज दिया था यहाँ से। तो 29 मार्च 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी। और इनसे पहले हमने देखा कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड डलहौजी के जस्ट पहले कौन थे, हार्डिंग फर्स्ट। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी इन्होंने
1853 में कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त। व्यक्तिगत सिद्धांत, इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये काफ़ी फेमस है। इसकी शुरुआत व इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों में 1848 में तो इन्होंने सतारा को हड़प लिया सबसे पहले। इसके बाद इन्होंने जेतपुर और संबलपुर को हड़प लिया 849 में, जेतपुर और संबलपुर को। फिर इन्होंने बघाट को भी हड़प लिया 1850 में। 52 में उदयपुर को हड़प लिया, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को। तो अब देख लीजिए, सतारा को हड़पा, फिर जेतपुर को हड़प लिया और संबलपुर को हड़प लिया, फिर बघाट को हड़प लिया, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर। जेतपुर और संबलपुर को कब हड़पा था? 1849 में। ये तीन देखो, एक तो सतारा याद रहता है 48 वाला, झांसी भी याद हो जाता है आराम से 53 वाला, नागपुर याद रहता है 54 वाला, उदयपुर भी याद रहता है लगभग 52 वाला। अब ये बघाट ध्यान रखना है, 1850 में बघाट को हड़प लिया था और जेतपुर और संबलपुर को हड़प लिया था 49 में। और अवध जो है उसको कुशासन के आरोप में हड़पा था कब? 1856 में। और ऋण न चुकाने के कारण, ऋण न देने के कारण 1853 में बरार को हैदराबाद से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। बरार को हैदराबाद से लेकर के अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और डलहौजी ने कहा था कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। लेकिन इसे नहीं पता था कि थोड़े दिन बाद यहाँ पे जो होने वाला है उससे अंग्रेजों की रूह तक काँप उठेगी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में ही हुआ था और उसके बाद इन्होंने विस्तारवादी जो नीति थी अंग्रेजों की उसको लगभग त्याग दिया था। देखते हैं, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार 1853 में विद्युत तार सेवा शुरू हुई। कलकत्ता से आगरा पहली तार सेवा। यद्यपि भारतीय तार विभाग की स्थापना ओसेगनेसी की अध्यक्षता में 1852 में हो चुकी थी। भारतीय तार विभाग तो 52 में बन गया था, लेकिन तार सेवा जो पहली हुई थी, विद्युत तार सेवा, वो अपनी कलकत्ता और आगरा के बीच में हुई थी। और ओसेगनेसी जो है भारतीय तार विभाग के अध्यक्ष बने थे, ओसेगनेसी। और 1853 में रेल लाइन चली मुंबई से थाने। और 1854 में दूसरी रेल लाइन कहाँ से चली? कलकत्ता से रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज तक दूसरी रेलवे लाइन थी 1854 में ही। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन बढ़ा, डाक खाना एक्ट पारित हुआ और डाक विभाग का पुनर्गठन भी 1854 में। तो डाक से रिलेटेड जो सुधार हुए वो 1854 में। 1854 में ही चार्ल्स वुड का वुड स्पेच भी आया था। और 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया गया। डायरेक्टर जनरल डाक विभाग के लिए कब? 1850 में आ गया था। और पीडब्ल्यूडी और लोक सेवा विभाग का गठन किया गया। डलहौजी ने गंगा नहर, बारी दोआब नहर, इनका निर्माण करवाया। बारी दोआब नहर, गंगा नहर और सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सभी बंदरगाह जो है विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए थे। बम्बई, कोलकाता, कराची बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ बनवाए। बम्बई, कोलकाता और कराची, मद्रास नहीं था देखिए प्रकाश स्तंभ वालों में। और नाविकों की स्थिति में सुधार हेतु मर्चेंट सर्विस एक्ट लाया गया। ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई। भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई 1851 में। 1856 में संथाल विद्रोह हो गया इनके टाइम पे। और 1853 का एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की। नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। और शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? तो डलहौजी ने बनाई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1815 का ड्राफ्ट निर्मित हुआ। और धार्मिक निर्योग्यता कानून कानून 21 1850 द्वारा धर्म परिवर्तन हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनको संपत्ति में अधिकार दिया गया 1850 का जो धार्मिक निर्योग्यता कानून था उसके द्वारा। सेना का जो प्रधान कार्यालय था वो शिमला में बनाया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्सों का इसने निर्माण किया था। रुड़की में देखिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज बना दी। नए अधिकृत क्षेत्रों के लिए
नॉन रेगुलेशन सिस्टम, नए जो अधिकृत क्षेत्र थे उनके लिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया। इसके द्वारा जो भी नए क्षेत्र अधिकृत किए जाते थे उनके लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया, और जो कमिश्नर होता था वो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया? अव्यवस्थापना सिद्धांत, नॉन रेगुलेशन सिस्टम। डलहौजी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो यह वैसा ही है जैसा कि टेम्स के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करना। तो काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव भी काम किए डलहौजी ने, लेकिन दूसरी तरफ साम्राज्यवादी इसकी विचारधारा थी, तो उस वजह से वैसे कदम भी इसने काफ़ी उठाए जिनसे भारतीय काफ़ी आहत हुए। तो इस तरीके से हमने डलहौजी तक का आज देख लिया, और कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग से, ठीक है। तो कल लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लगभग हम भारतीय स्वतंत्रता तक जो भी गवर्नर रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।